चलिए दोस्तों, आज हम आपके लेकर आ गए हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में हम इस्लाम धर्म की बात कर चुके हैं और इस्लाम धर्म का वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। और उसके पश्चात में मोहम्मद बिन कासिम का वीडियो अपलोड है और महमूद गजनवी का, और इसके अतिरिक्त मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। लेकिन हम अब देखेंगे जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं इस्लाम धर्म के उदय से। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ, इसके संस्थापक कौन है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं दोस्तों, वो है हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 622 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 622 ईस्वी में। भारत के समुद्र तट पर सबसे पहले मुस्लिम यात्रियों वाले जहाज़ को कब देखा गया, यानी भारत में जो सबसे पहला जहाज़ देखा गया वो 629 ईस्वी में देखा गया। ठीक है, कब देखा गया, 629 ईस्वी में दोस्तों देखा गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर मलिक बिन दिनार ने भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में कहाँ किया। देखो, एक राजा थे जिनका नाम था राम वर्मा कुलशेखर। ठीक है, तो ये केरल के राजा थे उस समय। उनके कहने पर 629 ईस्वी में क्या किया गया है, केरल में कुडुंगालूर, ठीक है, कुडंगुलूर में क्या किया गया है, ये केरल में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जो मुस्लिम धर्म के द्वारा भारत में बनाई गई सबसे पहली मस्जिद है, जो 629 ईस्वी में बनाई गई। ठीक है, अगर तुर्कों के बारे में पूछा जाएगा तो तुर्कों की हमने जो कुतुबुद्दीन ऐबक की गुलाम वंश की जो वीडियो डाली है उसमें देख सकते हैं कि सबसे जो पहली तुर्कों की जो पहली मस्जिद है उसको बनवाया था दोस्तों, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म की, तो सबसे पहले 629 में, कहाँ पर, केरल में। फिर पूछा गया है कि हजरत मोहम्मद के जीवन काल में भारत का पहला मुसलमान किसको माना जाता है। सबसे पहला जो मुसलमान माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है मलिक बिन दिनार को, और इसने ही क्या किया था, केरल में सबसे पहले मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, तो पहला मुसलमान कौन है, मलिक बिन दिनार। ठीक है, अरबों ने भारत के प्रथम अभियान के अंतर्गत थाने, भड़ौच, देवल के बंदरगाहों पर अधिकार करने का सफल जो प्रयास किया था वो कब किया था, सबसे पहले, तो सबसे पहले किया था 636 ईस्वी में, यानी जब मोहम्मद कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ, इससे पहले भी भारत पर आक्रमण हुए थे और 636 ईस्वी में इन स्थानों पर क्या हुआ था, आक्रमण होकर इन पर अधिकार हो गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, पैगंबर मोहम्मद के कथनों, कार्यों या आदतों का वर्णन करने वाला विवरण रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। इस विवरण को कहा क्या जाता है, तो इस विवरण को बोला जाता है दोस्तों हदीस। क्या बोला जाता है, हदीस। ठीक है, फिर देखेंगे, अब हम देखेंगे जो अरबों के द्वारा जो मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुए उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, क्या कौन कौन से आए हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 1711 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया गया, जो कि असफल था। ठीक है, सफल नहीं, असफल था। वो किया गया था उबैदुल्ला के नेतृत्व में, और ये किया गया था 711 ईस्वी में। ठीक है, उबैदुल्ला के बाद में किसके नेतृत्व में 711 में ही पुनः आक्रमण किया गया, जो असफल आक्रमण ये भी था, तो बुदेला। ठीक है, 2 आक्रमण इससे पहले हुए थे, यानी जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ उससे पहले 2 आक्रमण हुए थे, एक उबैदुल्ला ने किया था, दूसरा किसने किया था, बुदेला ने किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, लगभग दोस्तों 100+ क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, भारत भूमि पर आक्रमण करने वाला पहला सफल, यहाँ पूछा गया, देखो यहाँ पर पूछा गया असफल, और ये पूछा गया सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था दोस्तों, ये था मोहम्मद बिन कासिम। और इसने कब आक्रमण किया था, तो इसने आक्रमण किया था, फिर पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया 712 ईस्वी में उसको सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा गया और उसकी आयु कितनी थी, किसको भेजा गया, तो मतलब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। उस समय इसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले और आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है,
मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के किस राजा को पराजित किया जिसमें वे वीर गति को प्राप्त हुए? वो कौन से राजा थे? तो वो थे दोस्तों हिंदू राजा, राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर जो हिंदू शाही राजा थे और जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? पराजित किया था और इसी कारण वो क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। अरब आक्रमणों के समय सिंध पर किसके द्वारा स्थापित किए गए राजवंश का शासन था? तो एक राजा थे जिनका नाम था ब्राह्मण चच। ठीक है, चच था और इन्हीं के नाम पर चचनामा भी लिखा गया है। चचनामा को अफगानिस्तान का इतिहास भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन थे? ब्राह्मण राजा थे जिनका नाम था चच। ठीक है, सिंध की राजधानी कहाँ थी? अगर पूछा जाए उस समय तो सिंध की राजधानी पूछा गया कहाँ थी? तो सिंध की जो राजधानी थी वो दोस्ती थी एलोर। कहाँ थी? एलोर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब हेमसांग भारत की यात्रा कर रहा था यानी 629 से 45 ईस्वी में, तब सिंध पर किस जाति के बौद्ध राजा का शासन था? उस समय एक शूद्र राजा का जो शासन था, तो वो कौन से जाति के थे? शूद्र। ठीक है, किस ब्राह्मण प्रधानमंत्री ने विधवा रानी से विवाह कर लिया और स्वयं सिंध की गद्दी पर बैठा? ठीक है, किसने क्या किया? किस ब्राह्मण प्रधानमंत्री ने क्या किया था? विधवा रानी से विवाह करके स्वयं गद्दी पर बैठा था, तो वो था ब्राह्मण राजा थे उस समय चच। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष मुल्तान को जीतकर सिंध पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत करके सिंध पर पूर्ण विजय कर ली थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने देशद्रोह सरकार मोकाह की मदद से किस युद्ध में दाहिर को पराजित किया? यानी जो राजा दाहिर थे इनको पराजित किया, तो वो युद्ध था दोस्तों राओर का युद्ध। कौन सा? राओर। याद रखना, भारत में धार्मिक आधार पर लगाया गया जो जजिया नामक एक कर था, ये सबसे पहले किसने लगाया? सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सन 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई, तो वो उस समय खलीफा कौन थे? तो खलीफा थे कौन? सुलेमान। ठीक है, और इस चीज़ की हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं दोस्तों वीडियो में, वीडियो पर आप देखिए और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में अरब सेना द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद में सिंध में जो उमैयद खलीफा का कौन सा प्रांत बना? तो वो जो प्रांत था दोस्तों पूर्वी प्रांत था। और अरबों ने कौन से दो स्वतंत्र राज्य क्रमशः सिंध नदी के तट पर और मुल्तान में स्थापित किए थे? तो आरोर था और दूसरा मंसूरा। ठीक है, दो ये राज्य थे। भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में जो जानकारी 9वीं सदी में लिखी गई फतुह अल बलदान। ठीक है, फतुह अल बलदान ज्ञात होती है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी तो बिलादुरी ने की थी। किसने की थी? बिलादुरी। ठीक है, फिर पूछा गया 13वीं सदी में रचित चचनामा के रचयिता कौन है? ठीक है, चचनामा अभी राजा जो चच ब्राह्मण राजा चच के बारे में बताया गया है। अफगानिस्तान का इतिहास भी इसे कहा जाता है। ये हैं अबू बकर कुकी। कौन है? अबू बकर कुकी। ठीक है, इन्होंने चचनामा लिखी है। अब्बासी खलीफाओं के काल में हिंदू विद्वानों को बगदाद में बुलाकर चिकित्सा, दर्शन, ज्योतिष विद्या की जो संस्कृत भाषा की पुस्तकों का किस भाषा में अनुवाद कराया गया? तो अनुवाद कराया गया था अरबी भाषा में। ठीक है, सभी किताबों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया था। अब हम देखेंगे दोस्तों तुर्कों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तुर्की मुस्लिम का भारत पर आक्रमण, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो सबसे पहले जो आए थे वो अरबी आए थे और उसके बाद में अरबों की बजाय किनके आक्रमण ज़्यादा, अगर प्रभावशाली की बात की जाए तो तुर्कों के आक्रमण ज़्यादा प्रभावशाली रहे। ठीक है, सबसे पहला तुर्क आने वाला था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के बाद में उसी के वंशज यानी गुलाम जो थे वो भारत पर गुलाम वंश कहलाए। ठीक है, गजनी वंश का जन्मदाता कौन था? जो गजनी वंश था उसके जन्मदाता कौन थे? तो वो थे अलपतगीन। ये क्या था? एक तुर्क था। कौन था? अलपतगीन। ठीक है, अलपतगीन तुर्क के बाद में गजनी का शासक कौन बना? तो अलपतगीन के बाद में सुबुक्तगीन बनता है। सुबुक्तगीन में भारत पर विजय के लिए 986 ईस्वी में हिंदू शाही राजा के विरुद्ध सेना भेजी थी। तो वो राजा थे जयपाल। कौन थे दोस्तों? जयपाल। ठीक है, और जयपाल के खिलाफ इन्होंने क्या की थी? सेना भेजी थी। जयपाल ही वो राजा थे जो उसके जो महमूद गजनवी थे, ठीक है, इससे हार गए थे और इसके पश्चात में वो क्या कि आत्महत्या कर लिए थे।
997 ईस्वी में सुबकतगीन की मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र था वो सुल्तान बना। उसका क्या नाम था? तो वो सुल्तान जो बना था उसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार दोस्तों आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत के समीपवर्ती नगरों पर जो पहला आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में किया था, और जो दूसरा आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने जो 101 और 2 ईस्वी में जो दूसरा आक्रमण किया था वो वहिंद में किया था। ठीक है, वहिंद में किया था। और उसके बाद में 1007 ईस्वी में अपने किए गए 5वें आक्रमण में मोहम्मद गजनवी ने पंजाब के ओरियंत पर किसको नियुक्त किया था? तो जयपाल के पौत्र थे जिनका नाम था सुखपाल, इसको नियुक्त किया था। ठीक है, हिंदू शाही वंश के इस राजा ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो एक राजा थे सुखपाल। सुखपाल कौन थे? ये थे जो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में जब राजा जयपाल पर महमूद गजनवी था दोस्तों, इसने क्या किया? आक्रमण किया। तो राजा जयपाल क्या करते हैं, जब ग्लानि से आत्महत्या कर लेते तो इनका पौत्र जो होता है सुखपाल, ठीक है, ये क्या करता है? ये डर के मारे क्या करता है? मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है और इससे इसको लाभ भी होता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाला सुखपाल को किस नाम, यानी नाम भी इसका चेंज कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया था नौसा शाह। ठीक, क्या रखा गया था दोस्तों? नौसा शाह। 1013 में अपने 90वें अभियान के तहत गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ के जो शासक थे थानेश्वर के वो थे राजा राम। ठीक है, गजनवी ने 1015 ईस्वी में 11वें आक्रमण में त्रिलोचन पाल दोस्तों, ठीक है, त्रिलोचन पाल के पुत्र जो थे उनका नाम था भीमपाल, को पराजित किया। भीमपाल उस समय कहाँ का शासक था? तो उस शासक था दोस्तों कश्मीर का। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोबारा जब कन्नौज पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिए, उस शासक क्या नाम था? तो उनका नाम था दोस्तों राज्यपाल। क्या नाम था? राज्यपाल। और इसी को जो राजपूत शासक थे विद्याधर, उन्होंने खुजवा करके इसकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि इसने क्या किया था? बिना युद्ध लड़े ये भाग खड़ा हुआ था, इसीलिए इसकी हत्या करवा दी थी राजपूत राजाओं ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है, महमूद गजनवी का 16वां जो आक्रमण होता है, 16वां जो सोमनाथ मंदिर पर होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। और ये आक्रमण कहाँ पर होता है? तो ये आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर, और यहाँ पर लगभग 50 लाख लोगों को 50,000 लोगों को कत्लेआम कर दिया जाता है और मंदिर को लूट लिया जाता है और वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो तोड़ फोड़ दी जाती हैं। ठीक है, और वहीं पर इसका नाम पड़ जाता है भूता किशन, यानी मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में जाटों के विरुद्ध किए। यह आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो यह अंतिम जो आक्रमण हुआ था वो 1027 ईस्वी में हुआ था। जब यहाँ सोमनाथ मंदिर को लूट कर वो लिए जा रहा था, उस समय इन जाटों ने क्या किया था? बहुत सी धन संपदा उसको क्या कर लिया था? मोहम्मद गजनवी को रोक करके प्राप्त कर ली थी, यानी लूट लिया था। इसीलिए मोहम्मद गजनवी फिर से क्या करता है? 1027 ईस्वी में इनके पर आक्रमण करता है। महमूद ने लाहौर का नाम बदल कर क्या रखा था? तो लाहौर का नाम बदल करके रखा था दोस्तों महमूदपुर। ठीक है, अपने ही नाम पर क्या रखा था? महमूदपुर रखा था। बगदाद की खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को किन उपाधियों से नवाजा था? तो यामीन उद दौला, ठीक है, और यामीन उल मिल्लाह, यानी इस्लाम धर्म का संरक्षक, ये इस प्रकार की उपाधियां प्रदान की थी किसने? खलीफा अल कादिर बिल्लाह। महमूद गजनवी सिक्कों पर उसका क्या नाम लिखा था? तो आमिर महमूद नाम लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? आमिर महमूद। फिर पूछा गया क्वेश्चन, महमूद गजनवी की मृत्यु गजनी में कब हुई थी? तो जो गजनी में मृत्यु हुई थी वो थी 30 अप्रैल 1030 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 30 अप्रैल 1030 को हुई थी। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो जो दरबारी कवि था वो था अल बरूनी। कौन था दोस्तों? अल बरूनी क्या था? दरबारी कवि था। अल बरूनी की 2 पुस्तकें भी हैं, किताबुल हिंद और तारीख हिंद। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। 1175 ईस्वी में किसने भारत के मुल्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया? तो जीता था किसने? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, गोर में, ठीक है, जो गोर वंश का मुख्य था उसका क्या नाम था, यानी जो इसका मुखिया था उसका नाम क्या था? तो ये एक वंश चला था जिसका नाम था संसबनी वंश। ठीक है, या गोर राज्य था,
यह गजनी के समीप पड़ता था और इस गजनी को जीत करके वहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अपना शासन जमाया। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद ने अपने छोटे भाई जो गजनी का शासन सौंप दिया था, उनका नाम क्या था? उसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। और इसी को शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था, इसी को मुइजुद्दीन भी बोला जाता है। भारत में मोहम्मद गौरी का जो पहला सैनिक अभियान किस वर्ष हुआ था? तो ये पहला सैनिक अभियान हुआ था 1175 में मुल्तान पर। भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर किस संप्रदाय का शासन था? तो मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान पर जो संप्रदाय था कर्मार्थियन संप्रदाय था, यानी यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो सिया मुस्लिम थे वो निवास करते थे। कहाँ पर? मुल्तान में। मोहम्मद गौरी ने 1178 और 79 ईस्वी में गुजरात पर चढ़ाई की, लेकिन गुजरात के शासक अबू पर्वत के निकट उसको पराजित कर दिया। उस राजा का जो गुजरात के शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मूलराज या भीमराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय या भीमराज द्वितीय। और इनकी संरक्षिका थी नायिका देवी, यानी इनकी माता नायिका देवी इनकी संरक्षिका, ठीक है, थी। और इन्हीं के संरक्षण में ये युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की एकमात्र हार यहीं से हुई थी, ठीक है। फिर पूछा गया है भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बार किसके विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा था? तो ये बता ही दिए, ठीक है, मूलराज द्वितीय थे। मोहम्मद गौरी किस वर्ष अपने संपूर्ण पंजाब को गौड़ साम्राज्य का अंग बना लिया? तो ये 1190 ईस्वी में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों की एक ओर तो शिव के बैल की तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा होता था? तो मोहम्मद गौरी की, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों में दूसरी ओर घोड़े के साथ किसका नाम लिखा होता? तो मोहम्मद बिन साम, ठीक है, मोहम्मद बिन साम लिखा होता था। मोहम्मद गौरी के जो कुछ सिक्के थे, सिक्कों की ओर क्या था? कलमा खुदा हुआ था। दूसरी ओर किस देवी की प्रतिमा थी? ये भी देखिए कि मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे उनमें देवी की प्रतिमा थी। कौन सी देवी? तो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की क्या थी? यानी प्रतिमा छपी हुई थी और एक तरफ क्या हुआ? कलमा खुदा हुआ था। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया, जहां गजनी वंश का अंतिम शासक शासन कर रहा था। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था खुसरो शाह। क्या नाम था दोस्तों? खुसरो शाह। 1191 ईस्वी में हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान, 91 में याद रखना, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में कौन सा युद्ध होता है? तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और वह किसी प्रकार से जान बचाकर गजनी पहुंचता है, ठीक है। और एक वर्ष के पश्चात में वह फिर से आक्रमण करता है, जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन के दूसरे युद्ध में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अगर इसकी विस्तृत आपको वीडियो देखनी है तो आप मोहम्मद गौरी का वीडियो देख करके आप उसे पता लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद को ये पराजित करता है, जयचंद को, ठीक है। और वो युद्ध कहलाता है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? चंदावर का युद्ध कहलाता है, ठीक है। तो वो युद्ध कहलाता है दोस्तों चंदावर का। इसके पश्चात में मोहम्मद गौरी ने किसे क्या किया था? अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था दिल्ली सल्तनत का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका नियुक्त किया था अपना प्रतिनिधि, और इसके साथ साथ में इनके 4 और गुलाम भी थे जो अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए थे। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पंजाब के किन विद्रोह को दबाने के लिए ईरान में वापस आया और उसका दमन हो गया? तो वो जनजाति दोस्तों खोखरो जनजाति के द्वारा क्या कर दिया गया था? मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। किस स्थान पर नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को अफरीदी, यानी अफरीदी समझ लो जो कर्मार्थी कबीलों द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? ये मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। वो स्थान था दैमक नामक स्थान था, सिंधु नदी के निकट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम जो मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है। मंगोल आक्रमण जो हुए उनके बारे में बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी तैमूर लंग जो 6 अप्रैल 1336 ईस्वी को इसका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? तो शहर ए सब्ज यानी उज्बेकिस्तान में होता है, ठीक है। किसका होता है? तैमूर लंग का। ये कब आता है? ये आता है 1336 ईस्वी में। और तैमूर लंग ने जब 1369 ईस्वी में
ये जो अमीर बनता है, शासक बनता है, कहाँ के रूप में बनता है, यानी कहाँ का सिंहासन प्राप्त करता है, तो ये समरकंद या उज्बेकिस्तान का क्या करता है, सिंहासन प्राप्त करता है। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने सबसे पहले भारत के किस नगर में हमला कर हजारों निवासियों का कत्ल कर दिया था, तो वो स्थान था दोस्तों तुलुम्बा नगर। कौन सा? तुलुम्बा नगर। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तैमूर ने दिल्ली के निकट सुल्तान महमूद तुगलक की विशाल सेना को निर्णायक रूप में परास्त कर दिया तथा दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? तो 18 दिसंबर और 1398 ईस्वी को ये घटना हुई थी। तैमूर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 18 फरवरी 1405 को। कब हुई थी दोस्तों? तो 18 फरवरी 1405 ईस्वी को हो गई थी इनकी मृत्यु। तैमूर की जो मृत्यु के बाद में उसको कहाँ दफनाया गया था? तो उसको दोस्तों दफनाया गया था समरकंद में। कहाँ दफनाया गया था? समरकंद में दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो समरकंद में उसको दफनाया गया था। फिर उसके पश्चात में क्वेश्चन पूछा गया कि तैमूर ने किसको मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया? तो खिज्र कहाँ को नियुक्त किया था? तैमूर के आक्रमण के समय कहाँ के मुस्लिम स्त्रियों ने जौहर व्रत का पालन किया था? तो वो स्त्रियाँ थी दोस्तों भटनेरा। ठीक है, अब हम पढ़ लेंगे नादिर शाह का आक्रमण, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो यह जो शासक था यह था फारस का शासक। नादिर शाह ने के नेपोलियन के नाम प्रसिद्ध था, वो कहाँ का था? ईरान का नेपोलियन। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो वो मोहम्मद शाह था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में जब 1739 ईस्वी में किस युद्ध में मुगल सेना हार गई थी और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था, वो युद्ध था दोस्तों करनाल का युद्ध। कौन सा था? करनाल का युद्ध। नादिर शाह ने अवध के किस नवाब से 20 करोड़ रुपए मांगे थे, जो न देने के कारण उस नवाब को विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? वो थे शहादत खां। ठीक है, नादिर शाह किसके समय में दिल्ली में रह रहा और लूटपाट करता था? तो वो कितने समय तक रहा मतलब दिल्ली में? तो वो रहा था दोस्तों लगभग 1.5 महीने तक रहा और वह वहीं से रहकर लूटपाट करता रहा। नादिर शाह वापस जाते समय वह बेशकीमती कोहिनूर हीरा साथ में लेकर गया। शाहजहां द्वारा जो बनवाया गया था वो लेकर गया था। उसका नाम क्या था? उन्हें सिंहासन को लेकर गया था, पूरे कोहिनूर हीरे से निर्मित जो सिंहासन था वो कौन, तो उसका नाम क्या था? तो तख्त ए ताऊस यानी मयूर सिंहासन को अपने साथ में लेकर गया था। ठीक है, अब हम देख लेंगे अफगानी आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। 9 जून 1747 ईस्वी को नादिर शाह के बाद में अहमद शाह अब्दाली कहाँ का स्वतंत्र शासक बनता है? तो कांधार का बनता है। भारत पर पश्चिम से जो 2 आक्रमण हुए, पहला आक्रमण नादिर शाह का था, दूसरा आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दूसरा आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे विस्तृत वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर आप 1 लाइनर क्वेश्चन समझ लीजिए। अहमद शाह दुर्रानी नाम से किस विदेशी आक्रमणकारी को जाना जाता है? तो उसका नाम था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी अहमद शाह अब्दाली ने। और 1753 ईस्वी में जो मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाने के बाद में इमादुल मुल्क ने किसको पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था? तो वो थे अदीना बेग खां। ठीक है, अब्दाली ने भारत पर सन 1748 ईस्वी से 1758 ईस्वी के बीच में कुल कितने आक्रमण किए? तो ये आक्रमण की संख्या थी दोस्तों 7। अब्दाली ने दिल्ली पर सबसे बड़ा हमला जनवरी 1757 ईस्वी में किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली के शासक थे दोस्तों आलमगीर द्वितीय। कौन थे? आलमगीर द्वितीय। फिर पूछा गया पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में किसके बीच में होता है? मराठा क्षत्रपों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो पेशवा रघुनाथ राव के 2 पुत्र मारे गए थे, उनका क्या नाम था? विश्वास राव और सदाशिव राव उनका नाम था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। पूछा गया क्वेश्चन कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत में किसको साम्राज्य का मीर बख्शी यानी अपना मुख्य एजेंट बनाया था? तो ये थे रोहिला सरदार जिनका नाम था नजीब उद्दौला।
अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर, लाहौर, सरहिंद, मुल्तान के क्षेत्र की देखभाल के लिए किसको नियुक्त किया था? तो तिमिर शाह, ठीक है, ये तिमिर शाह को नियुक्त किया था। ये क्या था? ये पुत्र था उनका। महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण के समय उसके प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोलविद, दर्शन शास्त्री भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी, या अथवा इसे अबू रेहान भी बोला जाता है। इतिहासकार लेन पूल ने लेखक बेहाकी को कौन सी उपाधि दी है? तो पूर्वी पेप्स कहकर पुकारा है। क्या कहा है? पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है, ठीक है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम था तिमुचिन, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 100+ क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, जो भारत पर जितने भी आक्रमण होते हैं, यानी मध्यकाल में जितने भी विदेशी आक्रमण होते हैं, या आप कह लीजिए मुस्लिम आक्रमण होते हैं, उनका यहाँ पर हमने वर्णन किया है। और आप मध्यकालीन इतिहास में जो मैंने सीरीज चलाई है, उसमें आप वीडियो बारी बारी से सभी वीडियो टॉपिक के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। और MCQ टाइप भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, वन लाइनर भी क्वेश्चन कराया जा रहे हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।